हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की एनाटॉमी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेल या कोशिका के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको लिंक मिलेगा या आप डायरेक्टली यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। कोशिका या सेल क्या है? कोशिकाएं सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिकाओं की खोज की गई थी। कुछ जीव जैसे बैक्टीरिया ये एक कोशिकीय होते हैं और बहुत से जीव जिसमें मनुष्य भी शामिल है बहुकोशिकीय होते हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से ये बने होते हैं। कोशिकाएं विभिन्न भागों के साथ, यानी इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके साथ जीवन की एक छोटी स्वतंत्र इकाई होती है जिसमें सारी एक्टिविटीज जीवन से संबंधित संपन्न होती हैं। प्रत्येक कोशिका जीवन की एक अद्भुत इकाई है। यह पोषक तत्वों को अपने शरीर में ले सकती है, पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है, विशेष कार्य कर सकती है और आवश्यकता अनुसार रिप्रोड्यूस भी हो सकती है। सेल के पार्ट्स क्या हैं? मानव शरीर में बहुत सारे जो सेल हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो काफी हैं, जिनको हम एक एक करके आज डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्रोक्सिसोम एंड वैक्यूल, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक पतली मेम्ब्रेन है, पतली परत है जो कोशिका को चारों तरफ से कवर करती है, यानी कोशिका की एक शेप या साइज बनाती है, डेफिनेट शेप देती है उसे। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह झिल्ली कोशिका की एक बाउंड्री सुनिश्चित करती है और जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उनको आसपास के वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली में को बनाने में अलग प्रकार के जैविक अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन और लिपिड शामिल होते हैं। कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड यानी फैटी एसिड्स, फैटी लिपिड्स की दोहरी परत या बाई लेयर की बनी होती है और जिसके बीच में प्रोटीन के अणु होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फॉस्फोलिपिड है, ये दो लेयर्स में अरेंज होता है, यहाँ पर और यहाँ पर, और बीच बीच में प्रोटीन्स लगे होते हैं। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर एक ध्रुवीय एंड या एक छोर होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी पानी से प्यार करने वाला। तो वो पानी की तरफ रहता है, यानी सेल के अंदर की साइड में और सेल के बाहर की साइड में। जबकि फैटी एसिड का टेल होता है जो बीच में रहता है। हाइड्रोफिलिक सेल कोशिका की बाहरी और आंतरिक सतह पर होता है, जबकि हाइड्रोफोबिक क्षेत्र जो एरिया है वो कोशिका झिल्ली के बीच में स्थित होता है। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या जो झिल्ली है उसके क्या काम है? इसके मुख्य 4 काम हैं। सबसे पहले तो ये एक भौतिक सुरक्षा अवरोध पैदा करती है, यानी बाहरी वातावरण और भीतरी वातावरण के बीच में एक अवरोध है। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं को घेरे रहती है और कोशिका के बाहर का जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उससे कोशिका द्रव्य को बनाने वाली जो अंदर की पार्ट्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, उनको सेपरेट करती है, अलग करती है। यह सेल के सभी घटकों को बाहरी वातावरण से बचाती है और सेल के अंदर और बाहर अलग अलग गतिविधियों को करने में अनुमति प्रदान करती है। दूसरा है चयनात्मक पारगम्यता। चयनात्मक पारगम्यता क्या होती है कि यानी कुछ सिलेक्टेड जो पार्टिकल्स हैं उनको आने जाने देती है, तो उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। कोशिका झिल्ली चुनिंदा पारगम्यता या चयनात्मक पारगम्यता है बनाती है, जिसका अर्थ है कि केवल कुछ अणु उसके माध्यम से आसानी से गुजर सकते हैं, जैसे पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। आमतौर पर कुछ आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम और कुछ मॉलिक्यूल्स वो इस झिल्ली में से नहीं गुजर सकते हैं डायरेक्टली, बट एक दूसरा सिस्टम होता है जिसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, उसके माध्यम से वो स्पेशल चैनल्स के थ्रू जा सकते हैं। नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स किसी चीज को सेल के अंदर लेना और एक्सोसाइटोसिस मतलब उसे सेल से बाहर निकालना।
एंडोसाइटोसिस तब होता है जब एक कोशिका कुछ अणुओं या बड़ी सामग्री को अंतर्ग्रहित करती है, अंदर लेती है, वो कुछ चैनलों से गुजरती है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। एंडोसाइटोसिस के माध्यम से एक कोशिका बड़ी मात्रा में अणुओं को, यहाँ तक कि एक पूरे बैक्टीरिया को बाहरी वातावरण से अंदर ले सकती है। और एक्सोसाइटोसिस तब होता है जब ये कोशिकाएं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को या सामग्री को बाहर छोड़ती हैं। नेक्स्ट है सेल सिग्नलिंग। झिल्ली का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है कोशिकाओं के बीच संचार या कम्युनिकेशन या सिग्नलिंग की सुविधा प्रदान करना। यह जो सिग्नलिंग होती है ये कुछ स्पेशल प्रोटीन्स के माध्यम से होती है जो सेल वॉल के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन पर प्रोटीन जो होते हैं वो सेल को आइडेंटिफाई या चिन्हित कर लेते हैं ताकि अन्य कोशिकाएं उन्हें पहचान सके। इसी कारण जो एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे एंटीबॉडी उसको पहचान लेते हैं। साइटोप्लाज्म, दूसरा जो पार्ट है सेल के अंदर वो है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें हैं, चाहे वो लिक्विड है या ऑर्गेनेल्स हैं, केंद्रक को छोड़कर वो सब साइटोप्लाज्म का कहलाते हैं। साइटोप्लाज्म कोशिका को भरने वाला एक घोल है, थिक घोल है, जिसमें साइटोसोल के साथ साथ कुछ तंतु यानी फिलामेंट्स, प्रोटीन्स, आयन, मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर्स और साइटोसोल में जो निलंबित रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, वो सारे ऑर्गेनेल्स शामिल होते हैं। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर और केंद्रक या नाभिक के बाहर की जो सारी चीजें हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर केंद्रक को भी शामिल कर लें तो उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। अब है केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक या न्यूक्लियस हम ये मान सकते हैं कि उस सेल का एक ब्रेन है, यानी पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। यह एक सबसे बड़ा पार्ट होता है जो प्रत्येक कोशिका के अंदर जो आनुवंशिक या जेनेटिक स्ट्रक्चर है, डीएनए, उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो केंद्रक है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी आरएनए, मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। डीएनए का उपयोग हमारे क्रोमोसोम्स बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमोसोम्स में ये लगे रहते हैं। मानव शरीर में, मानव कोशिकाओं में 23 जोड़े क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो डीएनए के स्ट्रैंड्स और हिस्टोन प्रोटीन से बनी होती हैं। एक कोशिका नाभिक या जो केंद्रक है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डबल लेयर से कवर्ड होता है और ये जो मेम्ब्रेन है ये हमारे क्रोमोसोम्स की रक्षा करती है, उनको सेपरेट रखती है। केंद्रक में एक छोटा सा डार्क स्पॉट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं और ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स का प्रोडक्शन करती है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस, यहाँ पर क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके साथ ही अटैच्ड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सिंगुलर वर्ड में अगर एक है तो उसे माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं और ग्रुप है तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये कोशिकाओं के भीतर के कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जिनका मुख्य कार्य है ऊर्जा उत्पन्न करना। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिकाओं का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि वो ऊर्जा उत्पन्न करता है एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का या डबल लेयर मेम्ब्रेन का बना होता है। एक ये बाहरी झिल्ली जो इसको पूरा कवर करती है और एक आंतरिक झिल्ली जो फोल्डेड फॉर्म में रहती है और इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होंगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस कोशिका को कितनी एनर्जी चाहिए। उदाहरण के लिए जो मांसपेशियां हैं उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बहुत एनर्जी वहां पर चाहिए होती है, तो मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती हैं। और जैसे ब्लड सेल है उनको कोई एनर्जी नहीं चाहिए, वो अपने आप फ्लो करती रहती हैं, ऑक्सीजन लेके जाती हैं, तो उन्हें ऊर्जा की जरूरत नहीं है, तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। राइबोसोम, राइबोसोम एक जटिल गोलाकार एक सेलुलर ऑर्गेनेल है। यह आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए तथा प्रोटीन से बना होता है।
राइबोसोमल प्रोटीन और आरएनए दो अलग अलग साइजेज में, एक बड़ी सब यूनिट और एक छोटी सब यूनिट होती हैं और आपस में मिलकर ये पूरा राइबोसोम बनाती हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। राइबोसोम प्रोटीन को संश्लेषण का कार्य करने का काम करती हैं। प्रोटीन की कहाँ जरूरत होती है? सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। सेल के अंदर यदि कोई डैमेज हो जाता है तो वहां भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है उसको रिपेयर करने के लिए, और बाहर भी। राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते हुए स्वतंत्र अवस्था में भी हो सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही अटैच्ड होते हैं और इनका काम क्या है? इनमें स्पेशल कोड जो आते हैं मैसेंजर आरएनए के थ्रू केंद्रक से या न्यूक्लियस से, उसके बेस पे वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, एमिनो एसिड को अटैच करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और ट्यूब्स का बना हुआ है। लगभग पूरी कोशिका के अंदर ये रहता है, काफी बड़ा ऑर्गेनेल है। ये केंद्रक से जुड़ा होता है और उस केंद्रक से टच होने के बाद पूरे कोशिका में ये फैल जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं और इसका मेन कार्य है कि बहुत सारे प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना और लिपिड्स का सिंथेसिस करना। वैसे देखा जाए तो दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं सेल में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिसपे राइबोसोम्स नहीं होते हैं, तो स्मूथ स्ट्रक्चर होती है और वो लिपिड सिंथेसिस का काम करती है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, इसलिए वो रफ दिखाई देती है और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एक विशेष ऑर्गेनेल है जो भी सिंथेसिस किया गया है सेल के अंदर, चाहे वो प्रोटीन है या लिपिड है, उसको पैकेट्स बनाकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। यह एक फ्लैट सेक्स या थैली के रूप में होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है और सेल के मेम्ब्रेन तक जाता है, तो वहां से बाहर पैकेट्स भेजने होते हैं। गोल्जी अपरेटस का मुख्य कार्य सेल के विभिन्न स्थानों पर या विभिन्न सेल के उत्पादों के पैकेट्स बनाकर उनको वितरित करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोल्जी बॉडी की संरचना है और यहाँ ऐसे पैकेट्स बनते जाते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट होते जाते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिकाओं के भीतर विशेष पुटिका होते हैं, यानी कैप्सूल्स या वेसिकल्स होते हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के उपयोग से बड़े अणुओं को विघटित कर देते हैं, उन्हें पचा देते हैं। ये वेसिकल्स बाइलेयर मेम्ब्रेन्स द्वारा बने होते हैं और इनके अंदर जो छोटा छोटा जो अपने एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो रहते हैं। एक मानव कोशिका में लगभग 300 लाइसोसोम होते हैं। न केवल ये बड़े अणुओं को पचाते हैं बल्कि सेल्स के अंदर भी कोई टूट फूट हो जाती है तो उन अपशिष्टों को भी ये नष्ट करने में सक्षम होते हैं। ये ऑटोफेगी भी कर सकते हैं, जो अनुचित तरीके से काम करने वाली या जो खराब हो गई हैं उन सेल ऑर्गेनेल्स को भी ये खा जाते हैं, इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैलियां भी कहते हैं। इसके अलावा जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनका जो फैगोसाइटोसिस का काम है वो भी यही पूरा करते हैं। पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स वे ऑर्गेनेल हैं जो सेल की ऊर्जा की जरूरत के आधार पर संख्या में और आकार में अलग अलग हो सकते हैं। पेरोक्सिसोम्स अधिकांश यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से, डबल लेयर मेम्ब्रेन से बने हुए ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मुख्य रूप से लिपिड मेटाबॉलिज्म में शामिल होते हैं या लिपिड मेटाबॉलिज्म करते हैं और बहुत सारी जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। स्पेशली जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो उसको सिंपल ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, इसीलिए लिवर और किडनी में ये सबसे ज्यादा होते हैं। वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक छोटी छोटी, या इसको रिक्तिका बोलते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो केवल एक वेसिकल्स के रूप में होते हैं, यानी एक लेयर है जिसके अंदर पैकेट है जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है या कोई भी और प्रोडक्ट
हो सकता है जो सेल के द्वारा बनाया गया हो। एक रिक्ति का जो है वो सिर्फ उसका ये काम है कि जो भी मटेरियल उसके अंदर है उसको साइटोसोल से अलग रखना और उसको ट्रांसपोर्ट करना। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सेल के बाद हम नेक्स्ट टिश्यूज पढ़ने वाले हैं। वो जब भी आएगा लेक्चर आपको तुरंत पता लग जाएगा, यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को प्रेस कर रखा है। तो आप फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज को माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम सर्च करें और वहां पर पेज को लाइक करें। अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudent.blogspot.com इस ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। फॉलो करते हैं मुझे तो आप ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं और नर्सिंग नोट्स फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी आपको लेटेस्ट जो लेक्चर्स हैं उनकी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।